सो हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नई क्लास के लिए। एक क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। जो भी बच्चे क्लास 8 से 9th में गए होंगे या फिर जो बच्चे 10th में गए होंगे, इन दोनों बच्चों के लिए ये जो प्लेटफॉर्म है केवाईटी क्लासेस, ये ऑनलाइन जो क्लास चलेगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। एक एक बेहतर से बेहतर पॉइंट को ली जाती है और एक जीरो से कहा जाए, जीरो से जो कहते हैं हीरो तक, जीरो से हीरो तक, ठीक है, ये बना दिया जाता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जिन बच्चों ने अपने 7th क्लास में, 6th क्लास में, 5th क्लास में नहीं कोई पढ़ाई की है, अब 9th में आ गए हैं, थोड़ा बोर्ड एग्जाम का डर लगने लगा है, तो हम इन सब बच्चों को एक साथ लेकर के चलेंगे। जो बच्चे पढ़ लिए हैं अच्छे से 9th 8th क्लास, उन बच्चों के लिए भी फायदा होगा। और जो बच्चे नहीं अच्छे से पढ़े, जिनको डर लग रहा अब 9th में आ गए हैं, अब कैसे पढ़ाई की जाए, तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एक अच्छे से क्लास अटेंड करेंगे और अपने अच्छे से नोट्स बनाएंगे। तो हम इसमें थोड़ा कैसे पढ़ाई करना है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि पढ़ते तो सब लोग हैं, लेकिन हर चीज़ का एक नियम होता है, हर चीज़ का एक रूल होता है कि एक काम हमें ऐसे करना है, तभी जाकर के हमें अपनी लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अगर हम किसी चीज़ को अपने नियम से नहीं करें, उसको ऐसे इधर-उधर करके कभी कुछ किया, कभी कुछ किया, तो हम ऐसे नहीं हो सकते। जो भी काम करेंगे हम लोग रेगुलर करना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि आप कुछ भी काम करेंगे, जब तक रेगुलर नहीं करेंगे तब तक आपको उसमें फ़ायदा नहीं होगा। आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर क्या करेंगे, तीसरे दिन आलस आ जाएगा। तो उसमें क्या होता है, आपका धीरे-धीरे आलस भी क्या होता है, आगे चल कर के बहुत नुकसान पहुँचाता है। जैसे आप 8th क्लास में नहीं पढ़े होंगे, थोड़ा 1 दिन पढ़े होंगे, फिर दूसरे दिन कहेंगे नहीं अभी तो पूरा साल बचा हुआ है, अगले दिन फिर ऐसे-ऐसे करते हुए क्या हुआ, 1 साल खत्म हो गया, आपको पता ही नहीं चला। तो ये सब जो हमारी पुरानी गलतियाँ, इन गलतियों को हमें बिल्कुल नहीं करना है। अगर हम ये गलतियाँ करते हैं तो हमें आगे बहुत भारी नुकसान हो सकता है। हमारे बेसिक हम खराब हो सकते हैं, हमारी एक क्लास 9th की चली जा सकती है। तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे कि हमें कैसे पढ़ना है 9th क्लास में, कैसे नोट्स बनाने हैं, कौन-सी बुक हम पढ़ेंगे, इन सब बारे में अच्छे से चर्चा होगी और आपको बहुत ही फ़ायदा पहुँचेगा। तो बात करते हैं हम लोग कक्षा 9वीं, जो मैं आज बात करूंगा ये 9वीं के बच्चों के बारे में, ठीक है। ये जो क्लास 9 के बच्चे जो अभी हाल ही में अभी 9th में गए हैं बच्चे, उन बच्चों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, जब हम क्लास 9th में आते हैं तो क्या होता है, हमें थोड़ा फिजिक्स का, थोड़ा बायो का, थोड़ा केमिस्ट्री का, हर चीज़ का थोड़ा-थोड़ा स्वाद मिलता है। केमिस्ट्री क्या होती है, फिजिक्स क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है, इन सब के बारे में हमें जब 9th में आते हैं तब जाके मालूम चलता है। वैसे हम 8th क्लास में अगर पढ़ते हैं, 8th क्लास जो हमारी है, इसमें हमें साइंस सब है, ठीक है। साइंस सब है, जो भी स्पेलिंग मत देखना होगा ना, जो भी हमारी 8th क्लास है, इसमें हमने सब कुछ एक साथ पढ़ा, लेकिन यह क्या थोड़ा डिफरेंट आपको मिलेगा। लेकिन आपका क्या है, जो डिफरेंट है आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। क्लास 9th की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 8th की नहीं कर रहा हूँ। क्लास 9th में जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जैसे कि विज्ञान, ठीक है, विज्ञान, अब इसमें आपके मिल जाएंगे भौतिक विज्ञान, जिसे आप इंग्लिश में फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान। दूसरी बात की जाए जीव विज्ञान, जीव जीव विज्ञान। और तीसरी बात की जाए रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान, ठीक है। तो अब साइंस में हमें क्या है, कुछ चैप्टर हमें भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स के पढ़ने पड़ेंगे, कुछ क्या है फिजिक्स के पढ़ेंगे, कुछ हम क्या पढ़ेंगे बायोलॉजी के पढ़ेंगे, और कुछ हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री के, ठीक है। कुछ कुछ चैप्टर, इससे हमें यहाँ मालूम चलेगा कि केमिस्ट्री क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है और फिजिक्स क्या होती है, इसके बारे में मालूम चलेगा और हमें उन सब्जेक्टों में इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। तो हम आगे चल के 10th में या फिर 11th में अपने हिसाब से मैथ लेंगे, या फिर बायो, यहीं से जाकर के बच्चा अपना चॉइस करता है सब्जेक्ट, ठीक है। तो हम इस सब को अच्छे से पढ़ेंगे और हम बता दें कि जो हमारा चैनल है, हम एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाई करेंगे इस पर, एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी की एक एक लाइन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हैं। मैं बात करूं 9th और 10th के बाद, ठीक है, 9th और 10th के बाद हम जो कंपटीशन एग्जाम, जैसे किसी यूनिवर्सिटी का हो गया, जैसे जेएमआई का यानी जामिया मिलिया का हो गया, एएमयू का हो गया, ठीक है, या फिर बीएचयू का हो गया, ऐसे तमाम यूनिवर्सिटी क्या होती हैं, जो फर्स्ट ईयर होती है यानी 11th क्लास में इंट्रेंस लेती हैं। तो ये जो इनके इंट्रेंस होते हैं, ये क्या होते हैं 9th और 10th
के सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 9th 10th और क्या आते हैं, एनसीईआरटी की बुक से क्वेश्चन आते हैं। तो हमें एनसीईआरटी पढ़ना यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हो जा रहा है क्योंकि हम अपने बोर्ड एग्जाम में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं और हम अपने कंपटीशन एग्जाम में भी अच्छे नंबर ला सकते हैं। लेकिन जब आप अच्छी जगह पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आप ये कर सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो आपको क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, आपको हो सकता है ड्रॉप लेना पड़े। तो ये सब गलतियां बच्चे करते थे क्योंकि उन्हें कोई बताने वाला नहीं होता है कि आपको इस क्लास में ऐसे पढ़ना है या फिर यहाँ पे ये गलती नहीं करनी है। तो ये सब गलतियों को हम आप सबसे पहले आपको समझाएंगे, फिर हम अपनी क्लास को शुरू करेंगे। क्या आपकी गलतियां हमारी हो जाती हैं बीच में जाते जाते, उन सब गलतियों के बारे में भी हम देखेंगे। आप किसी यूनिवर्सिटी या किसी विश्वविद्यालय का एग्जाम दे रहे हैं या फिर जैसे पॉलिटेक्निक जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे पॉलिटेक्निक एग्जाम जो होता है, ठीक है, पॉलिटेक्निक का एग्जाम होता है, वो भी क्या आते हैं, 9th और 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं। उनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और क्या है, मैथ, 3 सब्जेक्ट आते हैं। तो इन सब सब्जेक्ट को अगर आप अच्छे से पढ़ें तो आप अपने जो एम है 10th के बाद एग्जाम देने का किसी कंपटीशन का, वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिर मैं और आगे बात करूं, ये सब बात हुई। अब हमें क्या करना है, पढ़ना कैसे है, ठीक है। पढ़ना कैसे, सबसे पहले पढ़ना कैसे, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए जाएं, ठीक है, जो भी आपको चैप्टर पढ़ाए जाएं, वो सबसे पहले क्या करें, आप खुद से जितनी भी टॉपिक आपको टीचर दे पढ़ाने के लिए, उसको आपको क्या करना है, घर से पढ़ के आ जाना है। मतलब कुछ परसेंट आपको समझ में आएंगे, ताकि आपको जब क्लास ली जाए तो आप क्या हो, आपको अच्छे से समझ में आए। क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक आपकी है, आपको जब तक किसी टॉपिक को 1-2 बार नहीं समझेंगे अच्छे से, तब तक आपको नहीं समझ में आए। कम से कम 2 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। एक बार तो आप खुद से थोड़ा पढ़ के आए, दूसरी बार आपको टीचर पढ़ाएगा, तो आपको बहुत ही फायदा मिलेगा, क्योंकि हमने इस पे देख चुके हैं ये काम करके, तब आपको बता रहे हैं, एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको फायदा होगा। और मैं दूसरी बात बताऊं आपको, नोट्स, जो हमारे नोट्स होते हैं, ठीक है, नोट्स, आपको नोट्स बनाना है। एक आप कॉपी लेनी है, साफ सुथरी कॉपी, उसमें आपको नोट्स बनाना है। जब भी जो भी क्लास चले, उसमें क्लास की चलते हुए, ये नहीं कि मूवी की तरह हमने पूरी क्लास को अटेंड कर लिया, फिर क्या किया, बाद में नोट्स बनाया, ऐसा नहीं करना। क्योंकि क्या होता है कि आपको जब नोट्स बनाते हैं, एक बार पूरा लेक्चर देखा फिर नोट्स बनाए, तो उसमें गलती हो जाती है। क्योंकि क्या होती है, आप बहुत कुछ नहीं लिख पाते हैं। जैसे कि मैं कुछ बोल दिया, कोई टॉपिक में पदार्थ के बारे में बोल दिया कि ये जो हमारे पास चीजें हैं, ये वस्तु स्थान गिरती हैं, या फिर ऐसे कुछ मैं बता दिया, मैं नहीं लिखूंगा बोर्ड पे, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जब क्लास चले तभी आपको नोट्स भी साथ साथ बनाना है और साथ साथ लेक्चर भी देखना है। क्योंकि कुछ चीजें होती हैं जो हम बोलते हैं लेकिन बोर्ड पे लिख नहीं पाते हैं, तो आपको वो लिखना है। और बोर्ड पे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक लाइन, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा बिल्कुल ना करें कि छूट जाए। तो आपको एक नोट्स बनानी है, जिसमें साफ सुथरी कॉपी आपकी होनी चाहिए, साफ सुथरी, ठीक है। क्योंकि बहुत दिन बाद साफ सुथरी जो भी हो, ठीक है, आपकी एक साफ सुथरी कॉपी होनी चाहिए, क्लीन कॉपी होनी चाहिए, ठीक है, जो कि आपके अच्छे अच्छे नोट्स बने हो। और तीसरी पॉइंट है जो बहुत कम बच्चे करते हैं, रिवीजन। अब रिवीजन आपको कैसे करना है, ठीक है, रिवीजन आपको ऐसे करना है कि जो भी पढ़ा है आपको रोज रिवीजन करना है। जैसे मैंने क्या कहा, पहले पढ़ा दिया परमाणु, ठीक है, क्या पढ़ाया मैंने, परमाणु पढ़ाया, फिर अगले दिन मैंने अणु पढ़ाया, फिर अगले दिन मैंने पदार्थ पढ़ाया, देखते जाना, ठीक है। मैंने परमाणु पढ़ाया, जब मैं अगली क्लास लूंगा, ठीक है, जब मैं अपनी अगली क्लास लूंगा अणु पढ़ाने के लिए, तो आपको मैं कुछ परमाणु के बारे में भी बताऊंगा। अगर आप रिवीजन करे होंगे तभी आपको ये समझ में आ पाएगा। अगर आप इसका रिवीजन नहीं करके आए हैं, नहीं समझ के आए, तो ये आपको नहीं समझ में आए। क्योंकि क्या है,
एक, एक कड़ी बाई कड़ी ऐसे एक चीज दूसरी चीज से जुड़ी हुई होती है, ठीक है। कुछ ना कुछ अगर 10% या 30% कम से कम तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। मैं अगर परमाणु के बारे में बता दूं, आप अणु के बारे में नहीं समझ पाएंगे जब तक आप इसका रिवीजन नहीं करके आए। तो आप अगर रिवीजन करके आएंगे तो आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो आपको क्या करना है, जितनी भी चीजें पढ़ाई जाए उसको रिवीजन करके आना है। जैसे मैंने ये पढ़ाया, फिर इसका रिवीजन करके परमाणु, फिर इन दोनों को जब मैं पढ़ा दिया, फिर जब तीसरे दिन एक क्लास ली तब इन दोनों को आपको रिवीजन करके आना है। आप अगर हर चीज का रोज रिवीजन करेंगे तो आपको हर एक कंसेप्ट क्या होगा, बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। और जब तक रिवीजन आप नहीं करेंगे, कितना भी बेहतर टीचर आपको पढ़ा ले, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे। तो मैं ये कहूँगा आपको रिवीजन रोज डेली करना है। जितनी भी क्लासेस चलेंगी आपको रिवीजन बिना किए क्लास को अटेंड नहीं करना है, ठीक। और चौथी बात है, हम कुछ क्वेश्चन डीबीपी के रूप में आपको देंगे जो कि आप सॉल्व करेंगे। उससे आपको ये समझ में आएगा कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आएगा। जब तक आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आप कितना भी पढ़ लें आपको कुछ याद नहीं है। एक याद रखने का ये तरीका भी है कि क्या है, जब आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है तो अंदर से एक मोटिवेशन आता है कि हाँ मैंने इस चैप्टर से अच्छे से समझ लिया, अच्छे से पढ़ लिया है, अब मुझे कोई दिक्कत इस चैप्टर में या फिर इस टॉपिक में नहीं है। तो आपको क्वेश्चन रेगुलर करने हैं। और बात रही, हम नोट्स अपने टेलीग्राम पे डाल देंगे, जो हमारे चैनल होंगे वहाँ से आप अपना जो भी छूटा उटा है वो आप पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ बातें थी जो कि बताना बहुत जरूरी था, ठीक है। अब हमारा जो केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, रसायन विज्ञान, ठीक है। हम सबसे पहले रासायनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, क्लास 9 का, कक्षा 9वीं का, ठीक है। कक्षा 9वीं का हम जो पहला चैप्टर पढ़ेंगे उसका नाम क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आस के पदार्थ, ठीक है। अब इसमें जो हमारा मेन टॉपिक है क्या है, ये पदार्थ क्या होता है, इसके बारे में। हमारे आसपास तो हम जाने, हमारे आसपास मतलब जो हमें आसपास दिखाई दे रहा हो हमारे पास, लेकिन ये पदार्थ जैसी चीजें ये क्या है, इसके बारे में हम पहले समझेंगे, तब जाकर के हमें ये चैप्टर समझ में आएगा। जब तक हम चैप्टर को नहीं समझेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आपको चैप्टर समझना है, ठीक है। तो देखिए पदार्थ के बारे में हम देखते हैं। जो हमारा पदार्थ है, ठीक है। देखिए जो पदार्थ है वो क्या है, कणों से मिलकर बना है। कणों से परमाणु बना, परमाणु से अणु बना, तब जाकर के क्या बना, पदार्थ बना। जैसे क्या है, कण होते हैं, कण, फिर क्या बना, परमाणु बना, परमाणु से अणु बना, अणु से जाके पदार्थ बना। कण मतलब क्या है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं। ये सब क्या होती हैं, जब एक दूसरे से जाके मिलती हैं, कहीं एक जगह जाकर के मिलती हैं, तब जाकर के एक हमारा परमाणु बनता है, ठीक है। एक क्या बनता है, परमाणु बनता है। जैसे कि हमारा परमाणु क्या है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन क्या एक परमाणु है। तो ये जो पहले क्या था, पहले बहुत से कण जाकर के मिले, तब जाकर के क्या बना, हमारा एक परमाणु बना, ठीक है। एक परमाणु बना, जब यही क्या हुए, दो हाइड्रोजन जाकर के, दो हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जब दो परमाणु जाकर के मिले तो हमारा क्या बना, एक अणु बना। अभी अणु जाकर के मिला हमें, अब ये क्या बनेगा, ये पदार्थ बनेगा, ठीक है। तो जो कण होते हैं ये बहुत ही छोटे होते हैं, यानी क्या है, 10⁻⁹ इतने छोटे। इसका मतलब है अगर मैं किसी एक चीज का क्या करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैं अगर एक चीज का क्या करूं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ अरब, जब मैं एक चीज को अरब बार तोड़ूंगा तब जाकर के मुझे क्या बनेगा, एक कण दिखाएगा। ये जो कण होते हैं ये हमें अपनी नंगी आंखों से, मतलब बिना सूक्ष्मदर्शी या किसी और चीज दूरबीन के माध्यम से जब तक देखेंगे तभी जाकर के देखेंगे। जैसे मेरा ये पेन है, इसके अंदर पता नहीं कितने कण हैं, ठीक है, पता नहीं। और एक बात ध्यान रहे कि ये जो कण होते हैं एक दूसरे से सटे नहीं होते, एक गतिशील होते हैं, ठीक है, ये गतिशील होते हैं, गतिशील होते हैं, ये ध्यान रहे, ठीक है।
तो क्या है ये गतिशील होते हैं। अब मैं इसके अंदर पता नहीं कितने कण हैं, ये मुझे नहीं मालूम, ठीक है। तो ये क्या है, जब एक जगह आकर के इकट्ठा होते हैं तब जाकर के एक परमाणु बनता है, वही परमाणु जाकर के मिलके क्या बनाते हैं, जब वही बहुत से परमाणु मिलेंगे, एक दो या दो से अधिक परमाणु मिलेंगे तब जाके अणु बनेगा, अणु अणु के मिलने के बाद जाके क्या बनेगा, पदार्थ बनेगा। अब देखिए पदार्थ के बारे में, पदार्थ क्या है। अब मेन टॉपिक यहाँ से शुरू हो रही है पदार्थ, ठीक है। वो तो बहुत ही पीछे था, आप 8th क्लास से 7th क्लास से हमने उसके बारे में बताया, क्योंकि हमने शुरू से बताया था कि हमें क्या करना है, हमें 6th में अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ा है या फिर 7th में नहीं पढ़ा है, 8th पूरी बर्बाद होगी, तो उससे कोई टेंशन नहीं। हम जैसे अभी हमने अपने कहा कण से, परमाणु से, अणु से, पदार्थ से, ठीक है, इससे अब नीचे तक कोई आ नहीं सकता है, ठीक है, इससे नीचे कोई आ नहीं सकता है। तो हम इससे क्या किए, एकदम जीरो से ही चले, जैसे हमने बात की थी जीरो से हीरो, वहीं से हम लोग चल रहे हैं, तो हम एकदम जीरो से चल रहे हैं। तो हमने क्या किया पदार्थ तक पहुंचे। तो देखिए पदार्थ क्या होते हैं, हमारे पास जितनी भी आसपास की चीजें हैं, पदार्थ, जिसके अंदर क्या हो, ऐसी वस्तुएं जिनका कुछ द्रव्यमान हो, द्रव्यमान का मतलब आप वजन कर सकते हैं, ठीक है, द्रव्यमान हो या स्थान घेरती हूँ, स्थान घेरती हूँ, उसे पदार्थ कहते हैं। अब यहाँ से आप नोट्स कर सकते हैं, ठीक है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। क्या है, हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हो, क्या हो, कुछ स्थान घेरती हो और उसके अंदर कुछ वजन हो। जैसे मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो क्या है, एक कुछ स्थान घेर रहा है, कुछ इसके अंदर वजन है, तो ये पदार्थ है। और जैसे जैसे क्या हुई, किताब हो गई, किताब हमारी हो गई, पेन हो गया, पेन हो गया, और क्या हुई, मेज हो गया, आदि, ठीक है, आदि। तो हमारे पास क्या है, बहुत सी चीज देखिए, हमारे पास पेड़ दिख रहा है, घर दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है, जानवर दिख रहे हैं, या फिर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं, बहुत सी वस्तुएं जो दिख रही हैं जिनके अंदर क्या है, कुछ स्थान गिरे, कुछ ना कुछ उनके अंदर द्रव्यमान है, कुछ ना कुछ वजन उनके अंदर है, कुछ ना कुछ उनके अंदर भार है, ठीक है। समझ में आया होगा इतना, कि उसके अंदर क्या हो, कुछ ना कुछ वजन हो, कुछ ना कुछ भार हो, कुछ ना कुछ स्थान घेरती हो, ये सब दो चीजें हों, उनके क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे, ठीक है। पदार्थ की पहचान आपको करना है तो दो चीज को ध्यान रखना है कि उसके अंदर क्या हो, द्रव्यमान हो, ठीक है, भार भी कह सकते हैं, द्रव्यमान हो, और क्या हो, स्थान घेरे, स्थान घेरे। ये दो चीजें जिसके पास होंगी वह क्या होगा, पदार्थ, ठीक है। इसलिए इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो हमारे आसपास बहुत से पदार्थ दिखते हैं, जैसे मैंने कहा मनुष्य है, घर है, पेड़ पौधे हैं, जानवर है, या गाड़ी है, या फिर तमाम चीजें ऐसे क्या हैं जो हमें स्थान घेरती हुई दिखती हैं, उनके अंदर कुछ वजन होता है, वह पदार्थ है। अब जैसे स्नेह, प्रेम, गुस्सा, बीमार, ये जो चीजें हैं ये पदार्थ नहीं, ठीक है, ये पदार्थ नहीं, पदार्थ नहीं, ये सब चीजें पदार्थ नहीं, क्योंकि हमें नहीं स्नेह दिखता, नहीं प्रेम दिखता, नहीं गुस्सा दिखती, नहीं बीमारी। ऐसा कहीं आपने देखा कि आपको कुछ बीमारी दिख रही हो, या फिर कोई गुस्सा किसी का दिख रहा हो, किसी का स्नेह दिख रहा हो, किसी का प्रेम दिख रहा हो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, कहीं नहीं दिखता है। तो ये सब चीजें क्या है, पदार्थ नहीं, ठीक है। तो आपको ये सब एग्जाम्पल आपको याद होने चाहिए, जिससे क्वेश्चन आपको बन सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉइंट है, क्योंकि आप जहां भी ये दो चीजें देखें उसका कान पकड़ लें, तुरंत कह दें कि ये पदार्थ है, उसका कान पकड़ कह दें कि ये पदार्थ है, ठीक है। जहां भी तुम्हें ये दिख जाए दो चीजें, तुम कह दो ये पदार्थ है, डायरेक्ट कह दो, ना बिना कोई डर के ना कुछ, ठीक है।
तो जो अभी हमने पदार्थ पढ़ा, ठीक है, जो हमने अभी पदार्थ पढ़ा, इसकी भी कुछ अवस्थाएं होती हैं, कुछ पहचान करने के तरीके होते हैं। जैसे क्या है पदार्थ की क्या है, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं आपको आसपास से जरूर दिखी जाएंगी, ठीक है, ये चीज आपको आसपास दिख जाएंगी। जैसे मैं अगर बात करूं, तीन तरह के होते हैं, ठीक है, इनकी पूरे तीन तरह होते हैं। जैसे पहले क्या है, ठोस है आपका, दूसरा क्या है, द्रव है, तीसरा क्या है, गैस, ठीक है, ये तीन चीजें। अब देखिए जो ठोस चीजें हैं, इसका क्या आयतन और आकार दोनों निश्चित होता है, आयतन व आकार दोनों क्या होता है, निश्चित है। आयतन मतलब वजन, आकार मतलब जो सिर्फ देखिए, जैसे मेरे पास मार्कर है, पेन है, ठीक है, इसका कुछ वजन निश्चित है, इस कुछ आकार भी इतना बड़ा है, मैं चाहे किसी दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर रख दूं, किसी दूसरे ग्रह पे ले जाकर रख दूं, इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा रहेगा, इसका जो वजन है वही वजन रहेगा, इसका वजन चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, ठोस है। जहां भी तुम्हें ये दो चीज दिख जाए जहां भी तुम्हें ये दो चीज दिख जाए, तुम डायरेक्ट कह दो ये क्या है, ठोस है। क्या, उसका आयतन और आकार दोनों निश्चित हो। फिर हम बात करें आकार, आयतन, देखो जहां मैं ऐसे दे दूं, जहां पर तो लिखने में कम जगह पड़े इसलिए मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं निश्चित, अनिश्चित। एक एक पॉइंट आप नोट्स बनाते चलें, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, आप अपने बुक से भी मिला सकते हैं एक एक पॉइंट। देखिए जहां मैं ऐसे मार दूं, ये समझिए निश्चित है, जहां पे मैं ऐसे कर दूं वो समझिए अनिश्चित है, ठीक है। तो मैं इसको भी यहाँ हटा ही दे रहा हूँ, ठीक है। क्या हो, जहां पे मैं सही का निशान लगाया वहां पे निश्चित है, जहां पे कट का निशान लगाया वहां पे अनिश्चित है। तो क्या है, इनमें दोनों निश्चित है, ठीक है, दोनों निश्चित है। अब यहाँ पे देखिए इसका आकार क्या है, अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। जैसे क्या किया, मैंने 1 लीटर पानी लिया, ठीक है, मैंने क्या किया, 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी लिया, और इसके अंदर भी 1 लीटर पानी लिया। अब मैं इस पानी को एक गिलास में रखा हूं और एक पतीली है तो इसमें रखा हूं 1 लीटर। तो देखिए इसमें क्या है, कुछ इस तरह पानी है, और जब इसमें डाला हूं तब क्या हुआ, कुछ इस तरह पानी फैल गया। तो इसका आकार तो कोई निश्चित नहीं है, लेकिन आयतन निश्चित है, मतलब इसका जो वजन है वो निश्चित है। 1 लीटर यहाँ भी है, 1 लीटर यहाँ भी है, आयतन में तो वजन में तो कोई नहीं अंतर हुआ ना। आप देख सकते हैं कि मैं इसको यहाँ पे जब 1 लीटर रखा हूँ तो इसके अंदर इतना पानी है, लेकिन जब इसको पतीली में मतलब चौड़े बर्तन में रखा तो क्या हुआ, फैल गया पानी, ठीक है। तो कोई अंतर नहीं दिख रहा है ना, तो इसीलिए क्या है, इसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है। इसको भी कहीं भी आप ले जाकर कैसे रख सकते हैं, तो इसका जिस तरह के बर्तन में रखेंगे वह उसका आकार ले लेगा, ठीक है। तो द्रव क्या होता है कि इसको जिस बर्तन या जिस वस्तु में रखेंगे उसका आकार आकार धारण कर लेता है, मतलब उसका आकार ले लेता है, ठीक। अब मैं गैस की बात करूं तो इसका जो आकार है और इसका आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है, ठीक है। दोनों, हमने कहीं ऑक्सीजन तो देखा नहीं है, नाइट्रोजन तो देखा नहीं है, या कार्बन डाइऑक्साइड तो देखा नहीं है, या फिर कोई हवा ऐसी चीज देखी नहीं है कि इसका आकार ऐसा होता है, लंबा होता है, चौड़ा होता है, ऐसे तो हमने कभी देखा नहीं है। तो क्या है, जो भी गैसें हैं उनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, उनका दोनों निश्चित नहीं होता है, क्योंकि हमने देखा नहीं भाई, तो क्या है, उसका निश्चित नहीं है। और इसके पीछे बहुत से कंसेप्ट होंगे जो आप बहुत आगे क्लास में जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर बात करूं इनके बाद,
ठीक है, इसको देखते रहिएगा बड़े ध्यान से, मेरे साथ साथ आप भी नोट्स बनाते रहें। खाली बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब क्लास चले तो पढ़ाई, देखिए ये भी अपना रंग बदल रहा है। अच्छा, इसको देख सकते हैं थोड़ा। और यहाँ पे अगर आप देखना करेंगे, ठीक है। अब देखिए दो चीज यहाँ पे क्या आएंगी, इनकी क्या आएंगी दो चीजें। ठीक है, देखिए अंतराणिक आकर्षण बल क्या करता है, वह दो दो चीजों को क्या करता है, अपनी तरफ खींच के रखता है, एकदम सटा करके रखता है। जिससे आप ठोस के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या है, अंतराणविक बल क्या है, बहुत ज्यादा है। इन लोग के मुताबिक क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, बहुत ज्यादा है। फिर इसके अंदर देखेंगे कि क्या है, थोड़ा इससे कम है, ठोस से थोड़ा कम है। फिर इसके अंदर देखेंगे बहुत कम है, इन दोनों से क्या है, बहुत कम है। फिर मैं वही बात करूं, अंतराणविक दूरी, अंतराणविक का स्थान भी कहते हैं, अंतराणविक दूरी भी कह सकते हैं। दूरी, ठीक है, अंतराणविक दूरी क्या इसमें बहुत ज्यादा है, किससे, ठोस द्रव से देख सकते हैं, ठोस और द्रव से क्या है, बहुत ज्यादा है, किसमें, गैस में। और अगर अंतराणविक आकर्षण बल देखें तो क्या है, गैस, ठोस में सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ आपका ऑप्शन वाला क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन आपसे यहाँ देख सकता हूँ, जैसे क्या है, अंतर अंतराणिक बल ठोस में सबसे ज्यादा, ठीक है, ठोस में सबसे ज्यादा होता है, और क्या, गैस में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, जैसे क्या है, ठोस। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन ऐसे बनेगा, अंतराणविक, थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, ठोस में सबसे अधिक क्या होता है। ठीक है, एक क्या है, एक क्वेश्चन है, ऑप्शन दिया अंतराणविक बल। ठीक है, अंतराणविक आकर्षण बल भी कह सकता है, अंतराणविक बल भी कह सकता है, या फिर अंतराणविक दूरी या अंतराणविक स्थान, स्थान, या फिर कह देगा सॉरी, या फिर कह सकता है एक और दो। ठीक है, दो, या फिर कह सकता है इनमें से सभी। ठीक है, तो ये आप ऑप्शन में, आप कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, किस में होता है। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, इतनी टॉपिक से बहुत क्वेश्चन बनेंगे, जैसे क्या है, अंतराणविक
बल होता है। ठीक है, ठीक है। तीसरा हो गया गैस द्रव। चौथा हो गया 1 2 3, इनमें से कौन सा होगा, इसको भी आप देख सकते हैं। अंतराण्विक बल किस में ज्यादा होता है, आपको जाहिर सी बात है ठोस में, फिर द्रव में, फिर गैस में। ठीक है, तो ऐसे क्या है, बहुत से क्वेश्चन बनेंगे। हम इसके बारे में अब आगे अपनी वीडियो को और बड़ी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब बड़ी वीडियो होगी तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि अभी आप पहली क्लास है। अभी मैं आप बहुत लंबी क्लास करूँ तो कुछ लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग क्या होंगे, फैल जाएंगे। ठीक है, तो पढ़ेंगे नहीं। तो इसी के साथ हम लोग एक छोटी सी कहानी के बारे में बात करेंगे, फिर अपनी क्लास को खत्म करेंगे। क्योंकि मैं अपनी आखिरी क्लास में लगभग हर क्लास में एक कहानी कुछ छोटी सी आपके मोटिवेशन के लिए बताता रहूँगा, क्योंकि मोटिवेशन जो होता है हमारे खुद से ही आता है। थोड़ी देर के लिए दूसरों को मोटिवेशन रहता है, एक दिन ज़्यादा रहेगा, फिर तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि एक आदमी मजदूर होता है, वो क्या करता है, अपने फावड़े से अपने खेत में कुछ काम करता है, तो उसको एक पत्थर मिलता है। ठीक है, एक क्या मिलता है, एक पत्थर मिलता है। तो वो पत्थर क्या होता है, बहुत चमकीला देखने में होता है। तो उसके पास एक जानवर होता है, उस जानवर के गले में वह टांग देता है। तो कुछ दिन तक ऐसे होता है, उसका जानवर चलता है, खाता है, अपना काम करता है। तो एक दिन क्या है, उसके अब वो आदमी अपने खेत में काम कर रहा था। ठीक है, तो उसके खेत क्या आदमी की जहाँ पे काम कर रहा था अपने खेत में, वहां से कोई सुनार गुजर रहा था, ज्वेलर्स गुजर रहा था। तो उसने देखा कि उसके जो जानवर है उसके गले में क्या है, एक कोई चमकीला पत्थर है, जो कि क्या था, हीरा था। तो उसने उस मजदूर के पास गया, तो कहा कि क्या मुझे आप इसको दे सकते हैं। तो कहा कि होगा ऐसे कोई पत्थर, कर आप 10 रुपये में मुझे इस पत्थर को दे दीजिए। कितने में, 10 रुपये में। जो कि क्या होता है, हीरा बहुत महंगा, करोड़ों अरबों रुपये में बिकता है। तो क्या है कि कहा कि भाई मुझे पत्थर आप दे सकते हैं 10 रुपये में। तो मजदूर, कहाँ कोई पत्थर होगा, दे दे रहे हैं इसको। तो जब आज मजदूर उस ज्वेलर को दिया 10 रुपये में बेचा अपना हीरा, तो कुछ दूर ले जाने के बाद क्या हुआ, वह हीरा गिर गया। वही हीरा गिर गया और पूरे चकनाचूर हो गया, टूट गया। तो सुनार बोला कि तुम इस जानवर के शरीर में इतने देर तक टंगे थे तब नहीं गिरे, और मेरे हाथ में आते ही तुम गिर गए। तो जो हीरा था वो बोला कि मैं इस मजदूर के पास जब तक था तब ये मेरी कीमत नहीं जानता था, लेकिन तुम तो मेरी कीमत जानते थे, फिर भी तुम ऐसे मुझे ले लिए हो। तो कहने का मतलब क्या है, जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वे तो नहीं पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें नहीं मालूम है। तो हमें मालूम है पढ़ाई का महत्व क्या है, हमें पढ़ करके क्या बनना है, हम पढ़ाई करेंगे तो हमारा कितना फ़ायदा होगा। तो आप ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने पेरेंट्स को नुकसान करें पैसा। आप जहाँ भी रहें पूरी मेहनत के साथ पढ़ें, अपने पेरेंट्स को बिल्कुल धोखा ना दें। अगर आपकी पढ़ाई नहीं हो रही है तो कुछ ना कुछ अपने पेरेंट्स से बात करें कि यहाँ हमें दिक्कत हो रही है, आप कुछ ना कुछ पेरेंट्स आपके बताते रहेंगे। तो इस कहानी से कुछ इस तरह मतलब था कि हम अपने पेरेंट्स को परेशान ना करें। ठीक है, तो मैं इसी के साथ ख़त्म करता हूँ अपनी क्लास को, फिर हम अपने अगले क्लास को लगातार ऐसे अपनी अगली क्लास को जारी रखेंगे। तो इसी के साथ थैंक यू, अपना ध्यान रखें, थैंक यू।